हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 होमवर्क था। आइए होमवर्क मिलाते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। A company wishes to issue 10,000 10% डिवेंचर ऑफ 10 each at 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है। रिडीमेबल एट पार आफ्टर 10 ईयर। लाइफ ऑफ डिवेंचर दिया हुआ है, तो अगर लाइफ ऑफ डिवेंचर दिया हुआ है तो ये रिडीमेबल डिवेंचर है। द रेट ऑफ टैक्स इज 50%। आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, तो टैक्स रेट आपको दिया हुआ है, तो आइए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो KD इज इक्वल टू क्या था, I इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाई M द होल डिवाइडेड बाई RV प्लस NP डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 वेयर KD is equal to cost of debt, I is equal to annual amount of interest। कितना है क्वेश्चन में एनुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? 10,000 डिवेंचर है 10 रुपए वाला और 10% रेट है। 1 लाख का 10% इट विल बी 10,000। T stand for tax rate। %50 दिया हुआ है। RV स्टैंड फॉर रिडीमेबल वैल्यू, और रिडीमेबल वैल्यू अगर नहीं दिया रहता तो फेस वैल्यू लेते हैं, पर इस क्वेश्चन में रिडीमेबल वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है रिडीमेबल एट पार। ठीक है, पार पे ही रिडीम करना है। तो 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपया। अच्छा, नेट प्रोसीड्स यहां प्रीमियम पे इशू किया गया है, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मनी हो जाएगा। तो 1 लाख रुपया और प्लस 10% ऑफ 1 लाख रुपया हो जाएगा। 1 लाख प्लस 10,000, तो जो नेट प्रोसीड्स है वो 1,10,000 रुपए। और लाइफ ऑफ डिवेंचर N स्टैंड फॉर पीरियड ऑफ डिवेंचर, ये 10 ईयर्स दे ही दिया है। देयरफॉर वैल्यू पुट कर दीजिए। कटेगा नहीं वहां पर। नीचे ही लिख लेते हैं। रिडीमेबल वैल्यू हम लोगों का 1 लाख है और नेट प्रोसीड्स 1,10,000 है। द होल डिवाइडेड बाई 10, इसका होल डिवाइडेड बाई 1 लाख प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब यहां लिख लेंगे। ये हो जाएगा 5,000। ये 10,000 डिवाइडेड बाई 10 1,000 आएगा माइनस में, और ये आएगा 1,05,000 इंटू 100। 4,000 डिवाइडेड बाई 1,05,000 इंटू 100। ये जो आएगा ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। डिवाइडेड बाई 1,05,000 इंटू 100 3.81%। Hence, cost of debt is equal to 3.81%.
3.81%। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Ranchi Limited issued 10% 4,000 debenture of 10 each at 10% discount. Redeemable at par. Again यहाँ redeemable at par है after 5 year. Tax rate is 50%. The company will further bear 2% miscellaneous expenses. तो वो जो flotation charges है ना उसी को miscellaneous expenses बोल रहा है। Determine the cost of debt. तो आइए यही फॉर्मेट फॉलो कर लेते हैं। डिवेंचर का लाइफ 5 साल है। आइए जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ लिख लेते हैं। फॉर्मूला तो यही होगा। एनुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4000 इंटू 10। ये फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये भी 10% है। तो 40,000 का 10% 4,000। रिडीमेबल वैल्यू पार है तो 4,000 इंटू 10 40,000 रुपए आएगा। नेट प्रोसीड्स में क्या होगा फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट और माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो फेस वैल्यू तो 40,000 है, डिस्काउंट 10% था तो 40,000 का 10% और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2% था तो 40,000 का 2%। 40,000 का 2% कितना होगा 800 रुपया। 35,200 रुपया नेट प्रोसीड्स और लाइफ हो जाएगा 5 इयर्स। वैल्यू पुट कर लो। आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2,000। 40,000 माइनस 35,200 डिवाइडेड बाई 5 960। डिनोमिनेटर में 40,000 प्लस 35,200 डिवाइडेड बाई 2 37,600। .87%। Hence, KD यानी cost of debt .87%। तो हम लोगों ने डिवेंचर का कॉस्ट निकालना सीख लिया, चाहे वो रिडीमेबल हो चाहे वो इरिडीमेबल हो। तो पहले हम लोग इरिडीमेबल डिवेंचर का सीखे, उसके बाद हम लोग रिडीमेबल डिवेंचर का सीखे। अब हम लोग को कॉस्ट निकालना सीखना है प्रेफरेंस शेयर का। नेक्स्ट, अब आइए हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, कि जब एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो उसके बदले कंपनी को डिविडेंड चुकाना होता है। तो कंपनी के लिए प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? उससे पहले बच्चों हमको ये बताओ कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो प्रेफरेंस शेयर में 2 फीचर होता है। वो शेयर जिसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स हो,
वो शेयर जिसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स हो, जिनको इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड मिले, उसको क्या बोला जाता है? प्रेफरेंस शेयर। एंड दूसरा फीचर क्या होता है कि बुरे वक्त में जब कंपनी को बंद किया जाता है तो कंपनी के एसेट को बेचकर सारे लायबिलिटी का सेटलमेंट होता है, एंड फिर जो पैसा बचता है उसमें इक्विटी से पहले प्रेफरेंस वाले को पैसा लौटाया जाता है। तो दैट इज व्हाट? प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर में दो ही फीचर होता है, एक जिनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स हो, इक्विटी से पहले डिविडेंड इनको मिलेगा, और बुरे वक्त में जब कंपनी को बंद किया जाएगा तो जो बचा कुचा पैसा होगा उसमें इक्विटी से पहले इनको पैसा लौटाया जाएगा। दैट इज प्रेफरेंस शेयर। अब अगर बात करें तो रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफरेंस शेयर दो तरीके का है। एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर हम लोग रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रेफरेंस शेयर दो तरीके का है, एक है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एक है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। पता है ये जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है ये रियल लाइफ में होता ही नहीं है। इन रियल लाइफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। इन रियल लाइफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट में साफ साफ कह दिया गया है कि कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, ये बात कंपनीज एक्ट में साफ साफ कह दिया गया है। नाउ अब अगर हम लोग बात करें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कंपनीज एक्ट के हिसाब से दो है। एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इशू कर रही है, और एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो अदर कंपनियां इशू कर रही है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इसका एग्जांपल लेते हैं लाइक डीएलएफ। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो मॉल, डैम्स, ब्रिजेस ये सब बनाने का काम करती है। डीएलएफ, अंसल प्रॉपर्टीज लिमिटेड, ये सब इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। पारसनाथ लिमिटेड, ठीक है। तो ऐसी कंपनी को बोला गया है कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करता है तो इनको 20+10 ईयर्स का टाइम दिया जाएगा, और कोई अदर कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो इनको 20 ईयर्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो इनको ओवरऑल 30 साल का टाइम दिया जा रहा है कि आप प्रेफरेंस शेयर इशू करो और 30 साल के अंदर अंदर पैसा लौटा देना। पर फ्लैट 30 ईयर्स नहीं है, 20+10 ईयर है। लेकिन कोई दूसरी कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो इनको फ्लैट 20 ईयर्स का टाइम दिया जाता है। मतलब अगर कोई कंपनी 1 अप्रैल 2001 को प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नहीं है। अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नहीं है और वो 1 अप्रैल 2001 को प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो 31 मार्च 2021 तक उसका प्रेफरेंस शेयर का पैसा रिडीम कर देना है, उसको प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटा देना है। लेकिन अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो इनको 20+10 साल का टाइम दिया जा रहा है। ये 20+10 का चक्कर क्या है कि पहले तो आपको फ्लैट 20 ईयर्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अगर 20 ईयर्स के बाद प्रेफरेंस शेयर का पैसा नहीं चुकाया गया है, कुछ पैसा ड्यू है, तो जितना पैसा ड्यू है उसको नेक्स्ट 10 ईयर में 1/10 करके कंपलसरी रिडीम करना है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए डीएलएफ 100 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर इशू किया, ठीक है। मान लो 100 करोड़ रुपए का प्रेफरेंस शेयर इशू किया। मान लो इसमें से 20 करोड़ रिडीम्ड टिल 20 ईयर, 20 साल में क्या किया, ये 20 करोड़ रुपए लौटा दिया। अब कितना बचा हुआ है, बैलेंस 80 करोड़ रुपए बचा हुआ है। अब डीएलएफ को कंपलसरी तौर पे ये जो बैलेंस 80 करोड़ है ये नेक्स्ट 10 ईयर में रिडीम करना है 1/10 करके, कंपलसरी। मतलब अब जब 21वां साल होगा तो 8 करोड़ रिडीम करेगा, जब 22वां साल होगा तो 8 करोड़ रिडीम करेगा, एंड सो ऑन। तो यहां कंपल्सन डाल दिया गया है, ठीक है, कि अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो पहले तो आपको फ्लैट 20 ईयर्स का वक्त दिया जा रहा है कि आप आराम से अपने प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटा दो। लेकिन अगर आप फ्लैट 20 ईयर्स तक अपने प्रेफरेंस शेयर का पैसा नहीं लौटाते हैं तो जो बाकी का 10 साल बचेगा उसमें जितना भी आपका बैलेंस ड्यू है उसको 1/10 करके क्या करना है, रिडीम करना है। ये कंपलसरी है। लेकिन वही अगर बात करें अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लाइक इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ठीक है, अगर ये सब कोई कंपनी है तो इनको क्या किया जा रहा है, केवल 20 साल का वक्त दिया जा रहा है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो 20 साल के अंदर उनका पैसा लौटा दीजिए, ठीक है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को गवर्नमेंट अलग से हेल्प कर रही है कि हम आपको 20+10
वैलिडिटी देते हैं कि पहला 20 साल तो बिना टेंशन के आराम से पैसा लौटाइए, लेकिन अगर 20 साल तक पैसा नहीं लौटाते तो कोई बात नहीं, जितना पैसा बचा हुआ है उसको अब नेक्स्ट अपकमिंग 10 ईयर में 1/10 करके कंपलसरी तौर पे आपको रिडीम करना है। एंड दिस इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो हम लोग क्या पढ़े बच्चों कि अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर दो तरीके का होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रियल लाइफ में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है क्योंकि कंपनीज एक्ट अलाउ ही नहीं करता है। कंपनीज एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है। इसलिए हम लोग के सिलेबस में इससे रिलेटेड केवल एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, वो बस एमए टाइम पास के लिए दे दिया है। बट द थिंग इज कि रियल लाइफ में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग के सिलेबस में बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको उनका पैसा लौटा देना है। तो अब हम लोग उसी का कॉस्ट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर निकालना। इस पर बेस्ड एक ही क्वेश्चन है ना, इसको कंप्लीट करके हम लोग साइड कर देते हैं। तो पॉइंट नंबर ए, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट को केडी लिखते थे वैसे ही इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब प्रेफरेंस शेयर के कॉस्ट को केपी लिखते हैं, के पी लटका के। इसका फॉर्मूला होता है डी बाई एम पी इंटू 100, वेयर, एक मिनट, इसमें भी दो चीज है, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स पढ़ना है। तो यहां पर केपी का फॉर्मूला होगा डी बाई एनपी इंटू 100, ठीक है, वेयर केपी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डी स्टैंड फॉर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, एनपी स्टैंड फॉर नेट प्रोसीड्स। एंड नेट प्रोसीड्स वही सब है बच्चों जो आप पहले पढ़ रखे हो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आपको आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए बोलता है तो केपी आफ्टर टैक्स वाले का क्या फॉर्मूला होगा, केपी बिफोर टैक्स जो आप निकाले हो डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, ये फॉर्मूला होता है। Next, points to be considered. पहला, if question is silent, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हम लोग ये बिफोर टैक्स को क्या बोलते हैं, प्री टैक्स बोला जाता है ना। बिफोर टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री टैक्स, और आफ्टर टैक्स को क्या बोलते हैं, पोस्ट टैक्स। तो कॉस्ट ऑफ डेट कौन सा निकालते थे, पोस्ट टैक्स निकालते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर हम लोग प्री टैक्स निकालेंगे। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कंप्यूटेड। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो प्री टैक्स निकालेंगे। दूसरा अजम्पशन जो कि बाह्यात अजम्पशन है वो ये कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट then given preference share is irredeemable preference share। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर दिया होगा वो कौन सा होगा, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होगा, ठीक है। इसीलिए हम उसको महावाहियात बोले क्योंकि अभी हम आपको जस्ट बताया कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अभी हम लोग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के बारे में भी पढ़ेंगे, पर अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम लोग के सब्जेक्ट के लिए प्रेफरेंस शेयर कौन सा होगा, इरिडीमेबल। पर रियल लाइफ में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता ही नहीं है। तो ये एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो गया, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये लिखना पड़ेगा।
आइए नोट्स का क्वेश्चन नंबर 11। X company issued 1010% irredeemable preference share of 100 each. Calculate the cost of capital if issue are made at par, tax rate 50%. तो देखो बच्चों, यहां तो मन में सवाल आना ही नहीं चाहिए कि सर कौन सा कैलकुलेट करना है, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे और आफ्टर टैक्स में हमको डाटा चाहिए बिफोर टैक्स का, तो बट ऑब्वियस है कि बिफोर टैक्स तो हमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रेफरेंस शेयर कितना रुपए का है? 1000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए वाला, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 10%। 1 लाख का 10% 10,000। एनपी स्टैंड फॉर नेट प्रोसीड्स, और नेट प्रोसीड्स में क्या दिया हुआ था? कुछ नहीं बोल रहा है तो पार पे इशू कर रहे, दैट इज 1000, नहीं बोल तो रहा है इफ शेयर आर इशूड पार पे, तो क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपए। तो देयर फॉर केपी डी का वैल्यू कितना है? 10,000। एनपी कितना है? 1 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10%, है ना। उसके बाद अगर हमको आफ्टर टैक्स निकालना है, दैट इज पोस्ट टैक्स, तो केपी का फॉर्मूला क्या होगा? केपी बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, और ये है 10%। 1 माइनस टी क्या है? टैक्स रेट है 0.5, 50%, ये आ जाएगा 20%। हेंस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू 20%। आंसर। तो कॉपी कर लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग बात करेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का। तो आइए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये वाला ना बहुत वियर्ड अजम्पशन है, एकदम रियल लाइफ से हटकर। खैर कोई उपाय नहीं है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर बिफोर टैक्स निकालना है तो बच्चों इसका सेम वही फॉर्मूला होता है जो आप लोग डिवेंचर वाले में पढ़े थे, बस आई की जगह डी हो जाता है ना। आई की जगह डी हो जाता है,
रिडीमेबल वैल्यू का भी वही फंडा है, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो फेस वैल्यू ही क्या होगा, रिडीमेबल वैल्यू। और अगर आफ्टर टैक्स निकालना होगा तो ये रहा फॉर्मूला, है ना। ये रहा फॉर्मूला। कॉपी कर लो बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। Y Limited issued 1010% redeemable preference share of rupees 150 each। 150 इसका फेस वैल्यू ही है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ इशूड एट 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। टैक्स रेट 50% है एंड इफ शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यही लिखा रहना है। डिविडेंड अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 प्रेफरेंस शेयर है, 150 रुपया अमाउंट है, इसका 10%, 1000 इंटू 150, 1.5 लाख रुपए का, और 10% रेट हो गया 15,000 रुपए। कुछ नहीं बोला तो फेस वैल्यू पे ही क्या होगा, रिडीम होगा। तो 1000 इंटू 150, 1.5 लाख रुपए। और नेट प्रोसीड्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि हम इस प्रेफरेंस शेयर को 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो 1.5 लाख माइनस 5% ऑफ 1.5 लाख, 7,500 हो जाएगा, कट क्या रहेगा 1,42,500। और पीरियड ऑफ प्रेफरेंस शेयर का लाइफ कितना है, 10 साल। चलो वैल्यू पुट कर दो, 15,000 प्लस 1.5 लाख माइनस 1,42,500 डिवाइडेड बाई 10, द होल डिवाइडेड बाई 1.5 लाख प्लस 1,42,500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। देख लो क्या क्या वैल्यू आ रहा है।
10.77%। उसके बाद आफ्टर टैक्स निकाल लो, 10.77% डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट 0.5 दिया हुआ है, हेंस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू 21.54%। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक होमवर्क है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 to 16 इज होमवर्क। तो अगेन आपको प्रेफरेंस शेयर का जो फॉर्मूला है कॉस्ट निकालने का वो लर्न करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में ये होमवर्क मिलाएंगे, ठीक है। एंड फिर इक्विटी शेयर का कॉस्ट कैसे निकाला जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।